हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है अकाउंट्स का। चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से समझेंगे पहले इसका मीनिंग, और इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन आज ही कवर हो जाएगा। हमारे पास इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आना है बोर्ड में 6 मार्क्स का, कंफर्म्ड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है उसका सारा सोल्यूशन मैं आज ही समझा दूंगा आपको। तो इसीलिए इसको वीडियो को ध्यान से देखें। टोटल लगभग 20 to 22 मिनट्स की वीडियो होगी जिसमें हमारा मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा। आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा उसी में। ध्यान से देखते हैं। पहले हम समझते हैं डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म को डिसॉल्व करना, मींस फर्म को बंद करना। देखो, दो बातें होती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है हम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं पर बिजनेस खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गई तो फर्म तो डिसॉल्व होगी या पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, नई पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, तो उसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म ही बंद हो रही है, दो पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप ही बंद हो गई ना। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जो मीनिंग का डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसका थियोरेटिकल डिफरेंस आप बुक से जरूर पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन करके दिया हुआ है आपके पास, बोर्ड में थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ जाता है। बाद में ये ना पूछे कि सर थ्योरी में क्या करना है। तो हम मूव करते हैं, मीनिंग समझ लिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कैसे बंद करना है। देखो, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, लिखा होगा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फुल स्टॉप। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, they decided to dissolve the firm. Their balance sheet is as follows. ये बैलेंस शीट मैंने पहले ही बना दी। एक नॉर्मल बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स, प्रोविजंस, सारे एसेट्स हैं, एक नॉर्मल एसेट्स जो होते हैं। लायबिलिटीज साइड में मैंने कैपिटल, जनरल रिजर्व और 3 लायबिलिटीज लिख दी। ठीक है, अब मुझे फर्म को डिसॉल्व करना है, यानी कि फर्म को खत्म करना है, बंद करना है। अब फर्म को जब मैं बंद करूंगा तो मुझे बैलेंस शीट खत्म करनी है। yes, भाई जो जो एसेट है सब बेच दूंगा। जो पैसा आएगा उस पैसे से जिनके जिनके पैसे देने हैं उन्हें दे दूंगा। अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नहीं बचा तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। अब बैलेंस शीट को खत्म करना है यानी कि मैंने आपको बताया एसेट्स बेचने हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो मैं उसके लिए एक अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है? रियलाइजेशन का मतलब क्या है? एसेट्स को बेच के रियलाइज करो पैसे। रियलाइज मतलब पैसे ले लो और जिनके जिनके पैसे देने हैं उनको पे कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एसेट साइड को पिक करूंगा, सारे एसेट्स को बेचने पे लगाता हूं। सारे एसेट बैलेंस शीट से निकालने हैं बेटा। बैलेंस शीट में डेबिट साइड होते हैं, बैलेंस शीट से हटाने हैं, यानी कि एसेट्स क्रेडिट होंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। क्योंकि आपको बैलेंस शीट से एसेट हटाने हैं तो एसेट्स क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में यहां मैं लिख दूंगा टू ऑल एसेट्स, सबके नाम लिखूंगा, बिल्डिंग, मशीनरी। इधर देखिए बेटा ध्यान से, अगर आपके पास डेटर्स और प्रोविजन दोनों चीजें हैं तो मैं यहां डेटर्स लिखूंगा और प्रोविजन को यहां लिख दूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, बाद में मत गलत कराना। सारे एसेट्स, प्रोविजन उधर। सारे एसेट्स में से मुझे यहां पे एक एसेट छोड़ना होता है, दैट इज कैश एंड बैंक। या कैश हो या बैंक हो बैलेंस शीट में, उसको यहां नहीं लिखना, उसको छोड़ते हुए सारे एसेट्स में यहां लिख लूंगा। मैंने सीक्वेंस से लिखे, कैश आया, कैश को छोड़ दिया, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवेबल, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, हर एक की वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 60,000, 40,000, कैसे 40,000, 20,000 और 30,
1000। कैश को छोड़ के सारे एसेट लिख दिया और प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम बेटा? भैया समझ आ गई बात? आपको जैसे ही डिसोल्यूशन का क्वेश्चन दिखेगा, मैंने एडजस्टमेंट पढ़वाई आपको, मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट है, पता लग गया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, सारे एसेट उठा के यहां रख दिए कैश को छोड़ के, मैंने एडजस्टमेंट तो कोई पढ़ी ही नहीं। आप लोगों को ये स्टेप्स याद रखने हैं, बिना एडजस्टमेंट देखे सारे एसेट्स लिख देना यहां पे, नीचे एडजस्टमेंट क्या है बाद में देखेंगे, ठीक है। सारी लायबिलिटीज यहां लिख दूंगा, सारी की सारी लायबिलिटीज में यहां पे लिख दूंगा, कैपिटल को छोड़ के और रिजर्व्स को छोड़ के। कौन से रिजर्व छोड़ के? जनरल रिजर्व। कैपिटल छोड़ूंगा, जनरल रिजर्व छोड़ूंगा और एक छोड़ दूंगा मैं पार्टनर का लोन। मैं यहां पे एक काम करता हूं, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करता हूं। बिल पेबल हम करते हैं 1 लाख और बीज लोन लिख लेते हैं 50,000, ठीक है। मैं यहां पे सारी लायबिलिटी लिखूंगा 3 चीजें छोड़ते हुए। कौन कौन सी? पार्टनर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स लोन। देखो बैंक लोन भी है यहां पे, ये नहीं, ये तो लिखूंगा भाई पार्टनर बी लोन। और अगर यहां लिखा होता मिसेस बी लोन, क्या मिसेस बी पार्टनर है? नो, तो मिसेस बी का लोन हम वहां लिखेंगे भाई, पार्टनर का लोन नहीं लिखना। उसकी जो वाइफ है उसका लोन आ जाएगा क्योंकि वो आउटसाइडर है। मैंने मना क्या किया? कैपिटल, जनरल रिजर्व और पार्टनर लोन। बेटा जनरल रिजर्व बोल रहा हूं, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं बोल रहा, वो आएंगे, इसलिए पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। समझ आ गई बात? तो मैं यहां क्या क्या लिखने वाला हूं? कैपिटल छोड़ दी, जनरल रिजर्व छोड़ दिए, लिख दिया बाय क्रेडिटर, बाय बैंक लोन, बाय बिल पेबल, ठीक है। वैल्यू क्रेडिटर 40,000, बैंक लोन कितना है? 160 और बिल पेबल 1 लाख। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम बेटा? एडजस्टमेंट मैंने अभी भी नहीं पढ़ी, समझ आ गया? मेरी बैलेंस शीट में मैंने छोड़ा क्या सर? एक तो ये, एक ये और एक ये 4 चीजें बची, बाकी सब तो ट्रांसफर हो गई। अब इन सबको भी ठिकाने लगाते हैं क्योंकि मुझे बैलेंस शीट खत्म करनी है, मेरा डिसोल्यूशन चल रहा है, फॉर्म बंद कर रहा हूं मैं। अगला अकाउंट कैपिटल को खत्म करने के लिए कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट यहां से स्टार्ट होता है बाय बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है इनका? 160 140। कोई प्रॉब्लम? जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ जी, समझ आ गया? यहां लिखेंगे हम बाय जनरल रिजर्व। कितने हैं जनरल रिजर्व मेरे पास? 50,000। सपोज ओल्ड रेशियो वाज 3:2, 3:2 में 30 20। अब मेरा कैपिटल भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, बचा क्या? बीज लोन और कैश। अब बी, अगर पार्टनर का लोन है आपके पास क्वेश्चन में तो उसका भी एक अकाउंट बना लेना, बीज लोन अकाउंट। बेटा लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहां से शुरू होती है? क्रेडिट साइड से। तो यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस कितना? 50,000। कैश एक एसेट है, एसेट डेबिट से शुरू होता है, तो यहां लिख लेना टू बैलेंस कितना? 60। यस। अब बैलेंस शीट में कुछ बचा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप देखिए पूरी बैलेंस शीट खत्म कर दी मैंने, एक एक आइटम ढूंढ के सब खत्म कर दिया। कोई बचा? नहीं। अब मुझे एडजस्टमेंट पढ़नी है और क्वेश्चन को एंड अप करना है, दैट्स इट। स्टेप्स याद रखना बहुत जरूरी है। एसेट साइड में सारे एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन। आगे यहां तक का काम, आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ूंगा नीचे एडजस्टमेंट। मैं आपको बता देता हूं एडजस्टमेंट इसमें मैक्सिमम क्या होने वाली है। वो कहेंगे बिल्डिंग रियलाइज रुपीज दिस, स्टॉक रियलाइज रुपीज दिस, यानी स्टॉक इतने का बिका, बिल्डिंग इतने की बिकी, दोनों की रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी होगी आपको। देखो हमने बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक किधर लिखा? ये डेबिट में है। अब वो कह रहे हैं इसको बेच दिया हमने, रियलाइज का मतलब बिक गया।
बिल्डिंग रियलाइज रुपीज दिस, स्टॉक रियलाइज रुपीज दिस। तो जो जो दिया है सबकी वैल्यू में क्रॉस करता चला जाऊंगा। लाइक उन्होंने लिखा बिल्डिंग से हमें मिले 80,000 रुपए, मशीनरी से मिले हैं 2,05,000 रुपए। समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश, बाय, क्योंकि कैश में बिकेगा, कैश अकाउंट बनता है ना हमारा। तो यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स। सपोज इसके बारे में भी दिया, एक मिनट, बिल रिसीवेबल प्रीपेड, या चलो बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके लिए हमें बताया 80,000, 2,05,000, 2,80,000, 29,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमें स्टॉक के लिए क्या कहा, ए टुक ओवर द स्टॉक। स्टॉक कौन ले गया? ए। तो मैं इधर से जो भी चीज जाएगी उसको इधर तो क्रॉस करूंगा। अगर कैश में बिकी तो कैश, वरना लिखूंगा बाय एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या ले गया वो। मान लो उन्होंने क्या कहा, ए टुक ओवर द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 40,000 थी, उससे 10% लेस में, यानी कि 36,000 में ले गया वो। कोई प्रॉब्लम? 10% लेस में ले गया, ठीक है भाई, 10% लेस में दे दिया। बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं वो बताया हमें, बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब इससे पैसे नहीं मिले होंगे, ये बात खत्म हो गई, इसको इधर क्रॉस नहीं लेंगे। यानी कि एसेट के बारे में जो एडजस्टमेंट में बता दिया, अगर कैश का बताया तो इस साइड कैश से आ जाएगा, और पार्टनर ले गया तो इस साइड पार्टनर के नाम से आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सिमिलर एक्टिविटी हम लायबिलिटीज के साथ करेंगे। बेटा प्रोविजन कोई लायबिलिटी की पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन क्या, हमें डाउट, उनके तो पैसे देने ही नहीं होते। ये जो लायबिलिटीज है इसके बारे में उन्होंने कह दिया क्रेडिटर, क्रेडिटर को अब उन्होंने, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर ली अपनी पेमेंट 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। उन्होंने पैसे कितने ले लिए? 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट क्रेडिटर, कितने पैसे लिए उन्होंने? 38,000। ठीक है, वहां लिखा है बी एक्सेप्टेड टू पे द बैंक लोन, बी एक्सेप्टेड टू पे द बैंक लोन। क्या हम दे रहे हैं? बी दे रहा है, तो हम यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट बैंक लोन। कितने का था? 160, राइट। अब बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, पेमेंट करूं ना करूं? करो भैया, पूरी पेमेंट करी जाएगी, ये बात ध्यान रखने वाली है। हमारे एसेट थे वो हम बेचने गए, बिके नहीं, पैसे मिले नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, पर हमने किसी के पैसे देने थे, उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसे पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल पेबल के लिए लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट बिल पेबल, कितना? 1 लाख। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एसेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो वो क्रॉस नहीं होगा, लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इज इट ओके? कोई डाउट? इसके बाद सिर्फ एक एडजस्टमेंट और होती है हमारे पास नीचे, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। दो वर्ड यूज करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अगर उन्होंने क्या कहा, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर पेड ₹10,000, पेड यानी कि कैश में चला गया, तो लिख देंगे टू कैश ब्रैकेट जो उन्होंने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, अगर उन्होंने क्या कहा, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 टू बी बोर्न बाय ए दे देगा, तो क्या लिखूंगा, टू एज कैपिटल ब्रैकेट रियलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एमर कहाँ बैठ के बेटा बताओ, पक्का पूछ ले बेटा, अगर अभी डाउट है तो मैं बता दूं। कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे चले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे इसका टोटल
इसका टोटल। इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूं। आप यहाँ पे समझ जाना, पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह क्रॉस आएगा। क्लियर? वो किसके लिए? वो प्रॉफिट या लॉस के लिए है। इसके बाद हमारा ये हो गया। अब हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल। पहले इसे पूरा करेंगे, एडजस्टमेंट सारी यहीं पे आएंगी, सारी की सारी। कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी अकाउंट में नहीं जाने वाली, इसमें खासियत ये है। आगे बात समझ। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब बात करूंगा, मैं देखूंगा कि इस अकाउंट में जहां पे भी पार्टनर का नाम आया होगा उस एंट्री को क्रॉस करूंगा। एक प्रॉफिट, दो, तीन, ये इधर आ जाएगी बाय रियलाइजेशन बीज लोन। कौन दे रहा है? इधर आ जाएगा बैंक लोन है। अच्छा, ये 1,60,000। कोई प्रॉब्लम? और ये प्रॉफिट है बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये हमें पता नहीं, ये हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे ये कौन से प्रॉफिट है, ये राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, इधर वाली इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ए में आ जाएगा, कितना आएगा? 36,000। ठीक है, हो गया। और कोई एंट्री नहीं है पार्टनर के नाम से, इसका टोटल करेंगे। देखो मेरे पास टोटल करने के लिए ये फिगर नहीं है, वरना इसका टोटल करके ये करके यहाँ पे आप क्या लिखते थे? टू, यहाँ लिखेंगे टू कैश ए बी। क्यों? फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, पैसा देके खत्म करो इनके अकाउंट को। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है क्या एक आधे का अकाउंट इधर आ जाएगा डिफरेंस, तो इधर लिख देंगे टू बाय कैश। आगे बात समझ? कोई प्रॉब्लम? बी का लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट हमेशा देखो भाई, फॉर्म बंद कर रहे हैं, 50,000 रुपए लोन था ना, इसे देके खत्म करो टू कैश, बात खत्म। 50,000 रुपए जो तेरे लोन थे भाई लेके जा आपने, बात खत्म। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। शुरू से शुरू करेंगे, जिस भी अकाउंट में जहां भी कैश आ रहा है उस एंट्री को क्रॉस करते चले जाएंगे। चेक करते हैं, 1 2 3 उधर लेके जाओ। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन, और सीधा तीनों का नाम लिखो, क्रेडिटर, बिल पेएबल और रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्रेडिटर, बिल पेएबल और रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्रेडिटर कितने के थे? 38, 1 लाख और 10,000। 38, 1 लाख 10,000। आगे देखें, इधर दिया हुआ ये रहा कैश में सारा एक साथ ही दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन बिल्डिंग मशीनरी डेटर प्रीपेड एक्सपेंसेस। 80,000, 2,05,000, 280 और 29,000। इसका टोटल बाहर आ जाएगा। इसमें क्या कुछ कैश आ रहा था? जी सर, ये रहा, ये कैश डेबिट में है, कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो इसको मैं यहां से लिख के यहां लिख रहा हूं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। ठीक है, उसमें लोन में कैश आ रहा था, इसको भी इधर लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट। कितना है? 50,000। यस, इज इट ओके? अब ये जो कैश अकाउंट का टोटल करेंगे दैट विल मैच। ये 100% मैच होगा बैलेंस शीट की तरह, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगी। आपका आंसर ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर। इस चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर में जो मुश्किल बात है वो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप क्वेश्चन में एक भी स्टेप मिस करेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन गलत होने वाला है फॉर श्योर। आपको बताया, पहले देखा डिसोल्यूशन, सबसे पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बताया,
नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, देखे कितने पार्टनर है। तीसरा, कैश अकाउंट बनना है या बैंक अकाउंट बनना है, वो आपको वहां से पता लगेगा बैलेंस शीट से। चौथी बात कि पार्टनर का अगर लोन है तो लोन अकाउंट बनेगा, वरना ये अकाउंट नहीं बनेगा। 3 तो बनने ही है ना, मतलब समझ रहे हो बात को। अब जब क्वेश्चन पढ़ा, एडजस्टमेंट मत पढ़ना। रियलाइजेशन में सबसे पहले सारे एसेट लायबिलिटी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको एक बार वीडियो में देख के आपको मैं परफेक्ट आंसर करने का तरीका बता देता हूं। वीडियो में देख के जब मैं स्टेप्स बोल रहा हूं ना, उसको एक एक करके स्टेप्स को नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में कि पहले ये करना है फिर ये करना है। वैसे पिछली बार जब मैंने कराया था तो मैंने लिखवाए थे स्टेप्स आप लोगों को। अगर नोटबुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार वीडियो देखें, नोट कर ले स्टेप्स को। उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर का मैक्सिमम काम हमारा खत्म हो गया। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज द जर्नल एंट्रीज। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।